चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सबको जानता है, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि कोई भी जीव है वो जिंदा है, तो जिंदा रहने के लिए उसके शरीर में जितने भी क्रियाएं हो रही है, चाहे वो खाना खा करके पचाने का काम हो, सांस ले करके उससे सांस लिया, सांस जो है सांस लेना, श्वसन जो है वो भी क्या है, जैव प्रक्रम है। तो उसको जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन के लिए मेंटेनेंस का जो कार्य है उसके शरीर में हो रहा है, वो सारी चीज़ें क्या है, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में हम लोग यहाँ पोषण को पढ़ेंगे, श्वसन को पढ़ेंगे, वहन को पढ़ेंगे और उत्सर्जन को पढ़ेंगे। पोषण का मतलब क्या होता है कि भोजन हम लोग खाएं और खाने के बाद उससे ऊर्जा निकाल करके हम अपने शरीर को अच्छे ढंग से रखने के लिए, मेंटेनेंस के लिए उस ऊर्जा का यूज करना पोषण कहलाता है। अब श्वसन क्या होता है, जैसे हम लोग सांस लिए तो सांस लेना ही श्वसन कहलाता है, ठीक। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो ये सांस लेना ही श्वसन नहीं कहलाता है। इससे ये बहुत छोटा सा बात है, ये बहुत बड़ा इसका मतलब निकलता है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। वहन का मतलब कि कोई भी पदार्थ है एक जगह से दूसरे जगह कैसे जा रहा है। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद वो पेट में पचता है, पचने के बाद उससे ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा जो है वो अब जब ऊर्जा निकला तो ऊर्जा पूरे शरीर को चाहिए, तो वो कैसे जाएगा पूरे शरीर में, वो सब समझेंगे। और जो वेस्ट मटेरियल पाचन के बाद बचता है, या जो भी क्रियाएँ हैं उसमें जो वेस्ट मटेरियल बनता है, वो शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो वो उत्सर्जन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि थोड़ा मोड़ा आइडिया आपको हो गया। तो पोषण है, पोषण स्टार्ट करते हैं। पोषण क्या कहलाता है? पोषण देखो, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। मैंने अभी बता दिया कि भोजन को हम लोग खाए, खाने के बाद उसका अवशोषण किए, उससे एनर्जी निकाले, ऊर्जा निकाले, और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस के लिए उसका यूज करेंगे, तो वही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। अब पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। पोषण के आधार पर सजीवों को या जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषमपोषी पोषण। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण का मतलब समझो। यहाँ पे स्वपोषी पोषण में क्या लिखा हुआ है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उस तरह का पोषण क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। देखो, पोषण का मतलब भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी कि खाना खाने का जो प्रोसेस है उसी को पोषण कहते हैं, ठीक। खाना खाने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं, ठीक। तो जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो दो तरह से खा सकते हैं। पहला कि खुद बना ले, दूसरा कोई बनाया है तो उसका खाना खा ले। तो जो जीव खुद बना करके खाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव। जो जीव अपना भोजन खुद बना करके खाता है उसको स्वपोषी जीव बोलते हैं। स्वपोषी पोषण का मतलब क्या हुआ कि वो जीव जो कि पोषण कर रहा है उसमें वो अपना भोजन स्वयं बना रहा है। किसका यूज करता है? तो CO2 का यूज करता है, पानी और सूर्य का प्रकाश का यूज करता है, ठीक। और वो क्या करता है? स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसी को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। तो डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि स्वयं बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल में दिया हुआ है हरे पौधे, ठीक। तो यहाँ पे होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में। अब देखते हैं विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होता है? विषमपोषी पोषण जो है विषमपोषी जीव करते हैं। विषमपोषी जीव वो जीव कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी दूसरे के बनाए भोजन को खाता है, उसी को विषमपोषी पोषण कहते हैं, ठीक। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण।
यानी पोषण तो कर रहा, खाना तो खा रहा है, लेकिन वो खुद नहीं बना रहा है, किसी दूसरे का बने बनाया हुआ खाना खा रहा है। जैसे कि मानव हो गया और अन्य जीव, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हम लोग भले पकाते हैं, बनाते नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नहीं हम तो किचन में जाके बनाते हैं। बाबू हम पकाते हैं, बना नहीं सकते। इसलिए हम लोग किस में आ जाएंगे, विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण फिर से स्टार्ट करते हैं, वो तो डेफिनेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं स्वपोषी पोषण जो है हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उसमें होता है। क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता है, कुछ जीवाणुओं में भी होता है, लेकिन उन जीवाणुओं में जो क्या कर सके, प्रकाश संश्लेषण कर सके। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, जरा सा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। किताब का जो यहाँ पे लिखा हुआ वो लैंग्वेज बाद में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाता है। अब जिस प्रोसेस से बनाता है, जिस विधि से बनाता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक, समझ में आ गया कि पेड़ पौधा भोजन बनाता है खुद से, और जिस ढंग से बनाता है, जिस प्रक्रिया से बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। लिखा हुआ है कि यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों का ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दी जाती हैं। ये समझ में नहीं आया भैया, क्या बता दिए, समझो जरा सा। पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा है, वो क्या करता है, पेड़ पौधा का ये पत्ता है, देखो जरा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। ये पेड़ पौधा का पत्ता है। ड्राइंग भले ही गंदा बने, लेकिन समझने का, समझा, समझने का। ये है सूर्य यानी कि सन। अब ये किसी न किसी पेड़ का पत्ता है। अब ये पेड़ का जड़ होगा, नीचे से ये जल लेगा, वाटर लेगा। अब ये वाटर लिया यहाँ से, अब ये वायुमंडल से CO2 लिया। ठीक, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। और यहाँ से क्या लिया, सूर्य का प्रकाश लिया। और इस पत्ती में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्या करता है, पेड़ में पत्ती जो होता है, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि भोजन बनता है। पत्ती में कैसे बनता है भोजन, तो पेड़ पौधों के जड़ों से, जमीन से वो क्या करता है, जड़ पानी को ले लेता है, सोख लेता है, वायुमंडल से CO2 ले लेता है, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है। पत्ती में क्लोरोफिल खुद ब खुद होता है। इन सब की मदद से वो क्या करता है, खाना बनाता है। खाना क्या बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है मेरे भाई। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, याद रखेगा। ये समीकरण है, ये समीकरण याद रखना। कैसे बना ये जरा सा मैं आपको बताता हूँ। CO2 लिया था कहाँ से, वायुमंडल से। H2O जड़ से लिया था। ये 6 बार बाद में बात करेंगे इसके बारे में। पहले CO2 और H2O को देखो। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब जल होता है। क्लोरोफिल पत्ता में था। सूर्य का प्रकाश सूरज से मिला। इन दोनों की उपस्थिति में ये दोनों अभिक्रिया किया, बना क्या, C6H12O6। ठीक, और कुछ जल भी बना, और निकला क्या, ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेते हैं। तो बना क्या, C6H12O6। C6H12O6 इसी को बोलते हैं बाबू ग्लूकोज। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। अब यही, इसी से क्या मिलेगा, इसको ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ये है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। बाबू इसको ध्यान से रट लेगा, इसको लिखेगा। प्रकाश संश्लेषण अगर कोई पूछे या बोर्ड में आए तो बोर्ड में ये सारा चीज़ लिख देगा एज इट इज़। ये समीकरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखिएगा। ठीक, ये समझ में नहीं भी आया तो मैं जो बोल रहा वो आपको लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे जो है वायुमंडल से CO2, जमीन से H2O यानी जल, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, व क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। बस इतना लिखेगा, उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। अब अगर भोजन बना रहा है तो भोजन बनाने के लिए बहुत कुछ जरूरी है। हम लोग भी भोजन बनाते हैं तो हम लोग को भी बहुत कुछ जरूरी होता है।
कोई भी सामान लाएंगे तब ना बनेगा। तो इसको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, तो इसको है सबसे पहला चीज़ कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक हरा टाइप का पिगमेंट होता है, हरा वर्णक होता है, जिसके कारण पेड़ पौधा जो है ग्रीन दिखाई देता है। ठीक, ये पेड़ पौधों में पत्तियों में ही होता है। ठीक, अब तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2। ये जो है स्थलीय पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, समझा, ये वायुमंडल से। जल, जल जो है स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। मिट्टी में जल है, जल मिट्टी में है और जड़ भी मिट्टी में है। जड़ जो है जल को मिट्टी से सोख करके पत्ती तक पहुंचाता है। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। अच्छा ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमको मिल गया, तो फिर होगा क्या, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या घटनाएं होंगी वो भी देख लो। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को कर देगा अवशोषित कर लेगा। क्या करेगा, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर देगा, सूरज की प्रकाश ऊर्जा को वो सोख लेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। प्रकाश ऊर्जा जो है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाएगा। और जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जल यानी H2O, ये दोनों टूट करके बाबू बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस बात का ध्यान रखिएगा। H2O टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड था, CO2 था। ठीक, अब ये H2O जो है वो टूटा था H और O में। अब यही H कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा और जा करके क्या बनाएगा, C6H12O6 बनाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो गया, हाइड्रोजन जुड़ा, इसीलिए बोलते हैं अपचयन हुआ। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखेंगे रंध्र के बारे में। रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। ये क्या होता है, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसे स्टोमाटा कहते हैं। पत्ता है, पत्ता का सरफेस में सतह में क्या होता है, छेद होता है छोटा छोटा, जो कि आंखों से नहीं दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे। इसी छिद्र से क्या होता है, इसी छिद्र से क्या होता है, इसके कार्य को समझेंगे तब समझ में आएगा क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। और प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन बनता है, उसको बाहर निकालना होगा। तो CO2 अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, तो ये गैस है, CO2 और ऑक्सीजन तो गैस है। तो ये दोनों गैस का आदान प्रदान जो हो रहा है वो इसी छिद्र से, रंध्र के द्वारा आ रहा है और जा रहा है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकलते हैं। जल यानी जल वाष्प के रूप में। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया का मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे, वैसे 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जैसे हम लोग गर्मियों में पेड़ पौधे के पास जाते हैं तो ठंडा लगता है, समझ में आया। तो वाष्पोत्सर्जन, आई होप कि आपको ये वाष्पोत्सर्जन आता होगा, फिर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो उतना हम उसको वैल्यू दें। तो ये हुआ रंध्र का, ये है। आगे देखेंगे तो विषमपोषी पोषण का टाइप को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI है, क्या है, VVI है, समझो जरा सा। विषमपोषी पोषण 3 तरह का होता है बाबू, प्राणी संपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। ठीक, तो प्राणी संपोषण में क्या होता है कि वो जीव जो प्राणी संपोषण करता है वो क्या करता है, वो खाना को पूरे एकदम अंदर ले लेता है, शरीर मुंह के अंदर, और उसको पचाता है अपने शरीर में। वही लिखा है देखो कि इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता, अंदर ले लेता है तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करता है। तो उस तरह का जो पोषण है वो प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे मानव, हम लोग भी भोजन खाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको पूरा अंदरे कर लेते हैं, फिर पचाते हैं शरीर के अंदर। उसी तरह से अमीबा भी करता है। अमीबा के बारे में नीचे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या करता है, मृतजीवी पोषण में होता क्या है कि इसमें जो जीव है वो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। मृतजीवी पोषण में क्या होता है, कोई भी चीज़ सड़ गल गया है तो उससे अपना भोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे फफूंदी हो गया, कवक हो गया, ये सब मृतजीवी पोषण करता है। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण में क्या होता है कि कोई भी जीव है वो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर अंदर रह रहा है या बाहर रहा है, लेकिन उसको मार नहीं रहा, बिना मारे उनसे अपना भोजन अगर प्राप्त कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे
कि वो जो है परजीवी पोषण कर रहा है। जैसे अमरबेल हो गया, जू हो गया, फीता कृमि हो गया, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल तो दिख रहा होगा। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलो हम लोग आगे देखते हैं। अमीबा में पोषण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमीबा में पोषण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत कुछ लिखा है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। अमीबा है, ठीक, अमीबा है, अमीबा के सामने रखा हुआ ये खाद्य कण, ये वाला, ठीक, तो ये क्या करेगा, उसको घेर लेगा अपने पादाब या कुटपाद की सहायता से, और घेर लेने के बाद क्या बनाएगा, खाद्य रिक्तिका बनाएगा। क्या बनाएगा, खाद्य रिक्तिका बनाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, खाद्य रिक्तिका बनाएगा। उस खाद्य कण को फिर वो क्या करेगा, पचाएगा, और पचाने के बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको अपने शरीर के बाहर निष्कासित कर देगा। यहाँ पे जो लिखा है उसको भी ज़रा सा ध्यान से देखेगा कि अमीबा है वो भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है और क्या बनाता है, खाद्य रिक्तिका बनाता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में क्या जाता है, यानी जटिल पदार्थ जो भी खाद्य पदार्थ था उसको तोड़ेगा, पचाएगा, और फिर बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जो वेस्ट मटेरियल है, जो नहीं पचेगा और न पचने वाला है, तो वो क्या करेगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यही क्या है, अमीबा में पोषण है। आई होप कि आपको अमीबा में पोषण यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलो बेटा आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, पैरामीशियम में पोषण, ये भी देख लो, एक आध नंबर का भी आता है। तो पैरामीशियम जो है, इसमें जो पोषण होता है ये पक्षाब, पक्षाब क्या है, कोशिका की पूरी सतह को ढके रहता है। ये क्या है, पक्षियाब जो है उसकी कोशिका को पूरी सतह को ढका हुआ होता है। भोजन जो है वो एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। पक्षियाब की गति से जो है यहाँ पे भोजन ग्रहण किया जाता है, ठीक। अब देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट VVI टॉपिक, मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण, अब मनुष्य में पोषण को जरा सा समझने का प्रयास करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है मनुष्य में पोषण, मनुष्य जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग अगर खाएंगे तो खाना खाने के जब शुरू करेंगे तो अंतर ग्रहण करेंगे, उसको खाना को क्या करेंगे, अंदर लेंगे, फिर अंदर में पेट में पचेगा, पचने के बाद उससे ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा को फिर क्या करेंगे, स्वांगीकरण प्रक्रिया से ऊर्जा निकालेंगे उससे, और फिर उस जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। एक पॉइंट है यहाँ पे कि आहार नाल जो है वो मुँह से गुद्दा तक एक विस्तृत लंबी नली है। आहार नाल क्या होता है, मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक लंबा नली बिछा हुआ होता है, ठीक। अच्छा, जब हम लोग खाना खाएंगे तो मुंह है, मुंह में क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, ठीक। दांत क्या करेगा, भोजन को चबाएगा। जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाएगा। लार ग्रंथि पाया जाता है, लार ग्रंथि से निकलने वाला रस को लार रस या लार कहते हैं। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार या लार रस कहते हैं। स्टार्च लार एमिलेस एंजाइम माल्टोज शर्करा यहाँ पे लिखा हुआ। अब देखो ये तो हो गया मुंह के अंदर का बात। अब वो मुंह, हम लोग मुंह चबाने के बाद जब उसको निगलते हैं तो वो ग्रसिका से जो है हमारे अमाशय में आता है। तो मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमानुकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों को संकुचन और शिथिलन, ग्रसिका की जो मांसपेशियाँ वो संकुचन और शिथिलन होती है। मतलब कि एक जैसे कि ये पाइप है, इस पाइप में यहाँ खाना है तो यहाँ ऊंचा होगा, या इधर जो है बैठा हुआ होगा, फिर यहाँ से यहाँ आया तो इधर बैठा हुआ होगा, यहाँ पे ऊंचा होगा, वही संकुचन और शिथिलन होता है, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या, ये मुंह में जीवा है। यहाँ से ये वाला जो पाइप दिख रहा है इसी ग्रसिका बोलते हैं। ग्रसिका से आएगा सीधे कहाँ पे, ये अमाशय में आएगा, अमाशय में पचेगा, पचने के बाद कहाँ चला जाएगा, इस तरह से छोटका वाला में जाएगा, छोटा वाला से चलेगा बाहर, बड़ा वाला में, फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये है, इसका नाम भी ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे का, आगे में क्या लिखा हुआ है। जब अमाशय में पहुंचता है तो यहाँ पे जठर ग्रंथि होती है। क्या होती है, जठर ग्रंथि। यहाँ पे पेप्सिन निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, श्लेष्मा निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। होता क्या है यहाँ पे, जरा सा ध्यान देगा, देखो जरा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं।
तो पेप्सिन जो है ये पाचक एंजाइम है, प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। पेप्सिन पाचक एंजाइम है, ये प्रोटीन को पचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिन कहता है कि हम तभी काम करेंगे जब माध्यम हमको क्या मिले? अम्लीय मिले। तो अम्लीय माध्यम बनाने के लिए हीरो आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आकर के क्या करता है? पूरे माध्यम को, पूरे अमाशय को अम्लीय कर देता है, और अम्लीय कर देता है तो पेप्सिन अपना काम कर लेता है, प्रोटीन को पचा देता है। लेकिन ये एसिड है, अम्ल है, यानी कि एसिड है। एसिड तो बहुत खतरनाक होता है। अब इस एसिड से हमारे पेट की रक्षा कौन करेगा? उसके लिए आता है श्लेष्मा, हीरोइन बन करके। हीरो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, श्लेष्मा आया ये हीरोइन बन के। अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करने के लिए कौन आती है? श्लेष्मा। तो श्लेष्मा का काम क्या है? अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करता है। लेकिन अम्ल तो हीरो बन के आया था, कह रहा था कि पेप्सिन तू काम नहीं करेगा तो चलो मैं तुमको अम्लीय माध्यम देता हूँ। लेकिन ये बेचारा भूल गया था कि हम एसिड हैं, अगर हम गुस्साएंगे तो फिर तक कंट्रोल में नहीं रहेंगे, कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। इसलिए श्लेष्मा आती है, और श्लेष्मा अम्ल से हमारी पेट की रक्षा करती है। फिर उसके बाद क्षुद्रांत में आता है। क्षुद्रांत को बोलते हैं छोटी आंत। क्षुद्रांत को क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे क्या होता है? आंतरस निकलता है। क्या होता है? आंतरस। अब ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। आंतरस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में क्या करता है? बदल देता है। यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करता है। यहाँ से क्या निकलता है? रस निकलता है। तो यकृत जो है, यकृत से पीत रस निकलता है। पीत रस पीत लवण बनाता है। ठीक। अब ये वसा जो है, वसा का बड़ा बड़ा गोली होता है, वो पीत लवण उसको क्या करता है? तोड़ करके छोटा छोटा गोली बनाता है। वसा का बड़ा गोली को किसमें कन्वर्ट कर देता है? छोटा गोली में। कौन? पीत लवण। पीत लवण कहाँ से प्राप्त होता है? पीत रस से। पीत रस कहाँ से निकलता है? यकृत से। बस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में कौन बदलता है? पीत लवण। किस प्रक्रिया से? एमल्सीकरण करने के बाद। कहाँ पे? तो क्षुद्रांत में, छोटी आंत में ये सब होता है। अब अमाशय में अग्नाशय होता है, अग्नाशय के रस निकलता है। अमाशय से अग्नाशय रस निकलता है, जिसमें एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम होता है। 3 एंजाइम होता है, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन जो है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन्स में बदलता है। लाइपेज वसा को वसा अम्ल में, और एमिलेस स्टार्च को ग्लूकोज में। ध्यान से देखना एक बार फिर से, हम लोग यहाँ पे इसको जूम करके देखेंगे। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को बदलता है पेप्टोन्स में, लाइपेज वसा को वसा अम्ल में, स्टार्च को एमिलेस बदल देता है ग्लूकोज में। तो ये सारी चीज़ों को शॉर्ट में मैंने लिखा है। इसका आप क्या करना है? आपको स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। फिर जब दीर्घरोम का मतलब क्या होता है कि ये है छोटी आंत, पाइप टाइप का होता है। तो यहाँ पे छोटा छोटा इसे रोआ टाइप का होता है, रोआ टाइप का। इसी को क्या बोलते हैं? दीर्घरोम बोलते हैं। दीर्घरोम क्या होता है? दीर्घरोम में अवशोषण का ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। अवशोषण होता है यहाँ पे। ये दीर्घरोम क्या करता है? अवशोषण की सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, क्षेत्रफल बढ़ा देता है ये। उसके बाद आता है बृहदांत में। छोटी आंत से आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, यानी जल, जो भी जल उसमें है उसको सोख लिया जाता है, और वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। गुदा द्वार जो होता है वहाँ से उसको बाहर कर दिया जाता है, शरीर से बाहर। खाने के बाद, पचने के बाद ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया? कुछ नहीं। क्या समझ में आया? कुछ नहीं। तो फिर से मैं यहाँ पे इस फिगर से समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है? जब हम लोग भोजन खाए, मुंह में गया, जीव है, दांत है, लार सब कुछ मिलने के बाद भोजन कहाँ आया? पाइप से। इस पाइप को क्या बोलते हैं? ग्रसिका। इस पाइप से आया यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? अमाशय। अमाशय में पचा। ठीक, अमाशय में पचा, फिर आया ये छोटका वाला पाइप में, इधर घुमा, इसको क्या बोलते हैं?
क्षुद्रांत छोटी आंत, यहाँ से गया फिर ईंठों में बड़ा वाला में, इसको क्या बोलते हैं बृहदांत। अब बड़ा वाला में क्या होता है, बड़ा वाला में जैसे ही गया तो वेस्ट मटेरियल एक गुद्दा द्वारा बाहर निकल जाता है। इसलिए हम लोग मॉर्निंग में कहाँ जाते हैं, बाथरूम, और बाथरूम में क्या करते हैं वो तो सब जानता है, वही करने जाते हैं। तो खाने के बाद जो पचने के बाद निकलता है वही। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है श्वसन, श्वसन रेस्पिरेशन। तो श्वसन क्या है, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिका में होता है। कहाँ होता है उसका यूज, कोशिका में, जिससे अलग अलग जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। क्या प्राप्त होती है बाबू, ऊर्जा। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ऊर्जा चाहिए, भोजन हम लोग खाते हैं क्यों, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब ऊर्जा तभी मिलेगा जब क्या होगा, भोजन जो है वो टूटेगा, टूटने के बाद उसमें श्वसन होगा। तो अलग अलग पथ द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज टूट रहा है उसका अलग अलग पथ देखेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। कोशिका द्रव में टूटता है पायरुवेट में, ठीक। तो यहाँ पे जब पायरुवेट में टूटता है तो कुछ ऊर्जा भी निकलता है। अब क्या होता है, ये पायरुवेट जो है 3 तरह से टूटता है। पहला, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन ना हो तब बनाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ये कहाँ होता है, यीस्ट में होता है। किस में होता है ये, यीस्ट में। ये जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तब क्या होगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। लेकिन जब ऑक्सीजन ना हो तो ये बनेगा। अब ऑक्सीजन का अभाव मतलब कुछ है कुछ नहीं है, जितना ज़रूरी था उतना मिल नहीं पा रहा था, अभाव है, उसी को बोलते हैं अभाव। तो ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, ऊर्जा बनता है। ये हमारी पेशियों में होता है। देखो लैक्टिक अम्ल जो है ये जो बनता है, जैसे हम लोग अचानक दौड़ते दौड़ते पूरा दौड़ रहे हैं तो अचानक हमको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा, ऊर्जा हमको मिल नहीं पा रहा। ऊर्जा कब मिलेगा, जब ऑक्सीजन आएगा और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद ऊर्जा मिलेगा। इसीलिए उतना पूर्ति नहीं हो पाता है, तो ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है। ये जो लैक्टिक एसिड है वो हमारी पेशियों में जमा होता है, जिसके कारण हमारी पेशी जो है दर्द देना शुरू कर देती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होता है तो वो कोशिका में ही होता है। वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर बोलते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब शोषण होगा तो उसको क्या बोलेंगे, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होगा तब उसको क्या बोलेंगे। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं वायवीय शोषण, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अवायवीय शोषण कहते हैं। तो आई होप कि ये वाला जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब श्वसन में वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण अभी मैंने आपको बताया। एक होता है वायवीय शोषण, एक अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वायवीय शोषण जो है ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूरी तरह से उपचयन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनता है। लेकिन अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें इथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है, ठीक। वायवीय शोषण जो है वो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, लेकिन अवायवीय शोषण केवल कोशिका द्रव में होता है। वायवीय शोषण जो है उसमें अधिक ऊर्जा निकलता है, 36 ATP अणु, यह मानव में होता है। लेकिन अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा निकलता है, 2 ATP अणु। देखो यहाँ 36 यहाँ 2, बहुत कम है, ये यीस्ट में होता है। तो ये हुआ वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है और आप यहाँ तक वीडियो को देखते आए हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बोर्ड की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे देखो होता है क्या। तो चलो आगे बढ़ते हैं।